नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, माननीय गणमान्य व्यक्ति, उद्योग जगत के दिग्गज और देश के भविष्य को दिशा देने वाले युवा साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आर भारत संस्कृति बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव 2.0 में। I would request all our esteemed dignitaries to Now I would request Honorable Chancellor Sir to please take the dais. थैंक यू एवरीवन। बिफोर द नेक्स्ट सेशन हमारे बीच में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ एंड एमडी श्री अर्नब गोस्वामी जी हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आके 2 मिनट जरा समय निकाल के हम सबको बच्चों को मोटिवेट करें। लीडरशिप पे बात हो रही है तो मुझे लगता है एक क्वालिटी हर लीडर के अंदर होनी चाहिए और ये जितनी जल्दी ये बच्चे समझ लें, क्योंकि देयर आर लीडर्स एंड देयर आर फॉलोअर्स। या तो आप लीडर बनेंगे जीवन में या आप लीडर को फॉलो करेंगे। तो वो कौन सी एक क्वालिटी है जिससे कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है? तो हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं सचिन जी। मेरे अनुभव में एक क्वालिटी है जो व्यक्ति को डिस्टिंग्विश कर देता है और वो चीज है जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टेनेसिटी, TENACITY, टेनेसिटी। अब टेनेसिटी को का हिंदी रूपांतर क्या है? या तो आप उसमें कहें दृढ़ता, दृढ़ता हो सकती है कि एक ही चीज को बार 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 करके प्रैक्टिस करना। Thank you so much, sir. Can we have a round of applause for this very big moment? आज संस्कृति विश्वविद्यालय के में बिजनेस एवं लीडरशिप कॉन्क्लेव 2.0 में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आयोजकों का इस बात के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर हिस्सा बनने का अवसर दिया और विचारों, नवाचार और नेतृत्व का जो ये उत्सव है उसमें सहभागिता करने का मुझे अवसर प्रदान किया। आप जिज्ञासु बने, प्रश्न पूछें, पारंपरिक सोच को भी चुनौती दें और नवाचार, जिज्ञासा और साहस से जन्म लेता है। साथ ही मजबूत प्रणाली को विकसित करने का, मूल्य प्रणाली को विकसित करने का भी काम करें। हम विजन के बगैर जी नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। मेरे ख्याल में सबका एक विजन हुआ होगा जिंदगी में। विजन कभी बदलता नहीं। जैसे मैंने एक कोई विजन लिया था मेरे जीवन में जब पढ़ता था, तो वो विजन आज भी मैं कैरी करता हूँ। उसको पूरा करने के लिए हम सब क्या करते हैं? एक मिशन बनाते हैं और उस मिशन को 5-5 साल में बदल भी सकते हैं, क्योंकि विजन को पूरा करना है। और इन दोनों को पूरा करने के लिए एक साथ में इसके साथ कनेक्ट होता है परछाई की तरह, जिसका नाम है वैल्यू, जिसको मूल्य कहते हैं। विजन और मिशन जब पूरा हो सकता है जब आपके पास वैल्यू हो, उसके बगैर हो नहीं सकता। हाल में आपने शायद देखा होगा, बिना नाम लिए एक पार्टी विजन के साथ आई थी कि पूरे देश भर में आम लोगों की सरकार बनाएंगे और आम का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा एक विजन आया था और विजन के बाद वो बहुत बढ़िया विजन था, मैं भी उसके साथ लग गया था, मगर वो जो वैल्यूज थी वो वहाँ मिसिंग रह गई। I'm really delighted to be part of this Sanskriti Business and Leadership Conclave. I call this as a meaningful initiative that brings together academia, industry, and policy. Friends, when we talk about leadership, I think the first thing to come to my mind is the leadership what we have received by our Honorable Prime Minister in these years. A leadership summit today must go beyond rhetoric and become a platform where vision is translated into global responsibility, collaboration, and decisive action. In this context, actually, if you look at it, the leadership demonstrated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in this world of very complex, wars and energy crisis and COVID
And all these times, what we really saw is how a national leadership can resonate in the world stage. जो आज का बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव है उसमें आपने जो मेन भाव रखा लक्ष्य का, किसी भी व्यापार बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को हम लीड करते हैं तो मेरी नज़र में 4 चीज़ें मायने रखती हैं: लीडरशिप, विजन, मिशन एंड वैल्यूज़। श्री अग्रवाल जी, पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैक एंड मूवर्स, जो हमारे लीडरशिप कॉन्क्लेव, बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव के फर्स्ट अध्याय में भी आप संस्कृति में आए थे और हमने आपको सुना और हम सब मनमुग्ध हो गए थे, बिकॉज आपने जो बातें सामने रखी वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस थे। और हमारे सामने आपने जो रोड मैप रखा बच्चों के सामने, मेरे ख्याल से वो हम सबके लिए एक सीख है कि कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें, अपने वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ें, अपने विजन को, अपने मिशन को आगे लेके बढ़ें। आज हम गूगल मैप पे भी जब हम सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, अपने मिशन को, अपने जो पड़ाव को हम एंट्री करते हैं, उसके बिना हमारी यात्रा शुरू नहीं होती। Thank you so much, sir, for your motivating words and visionary leadership. With this, we conclude the inaugural session. Thank you so much, dignitaries, for saying great words and inspiring all the present here. Now, next, we will move towards the panel discussion. I would request the dignitaries to please take seats. Thank you. Thank you so much. We are moving towards first panel discussion on entrepreneurship, startup and incubation. अजय जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अजय जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी एंटरप्रेन्योरशिप पर। एक बेसिक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। कैसे आपने शुरुआत की अपने बिजनेस के बारे में, और उस वक्त क्या चैलेंजेस थे, क्या स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं? शुरुआत कैसे होती है? एक पीड़ा से होती है, विच इज़ इन अंग्रेजी कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट। उसके बाद एक या दो आपके साथी ढूंढिए जिनकी भी वो कॉमन पीड़ा है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम विथ यू ऑल, एंड देन जस्ट गेट एट इट। शहनाज हर्बल, ये ब्रांड जो है हम सुनते हैं आज, और हमसे पहली जनरेशन ने सुना है, उससे पहली जनरेशन ने भी सुना होगा, और आज भी इतनी ज़्यादा कामयाब है। आज हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा ब्रांड हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन शहनाज सबसे पहला वो ब्यूटी प्रोडक्ट था जो घरों घरों में था। और आज केमिकल्स का भी इतना ज़्यादा इजाद हो गया है कि हर घर में केमिकल्स की भी प्रोडक्ट्स दिखने लगे हैं, लेकिन आयुर्वेद में शहनाज अभी भी कायम है और अभी भी इतने सक्सेसफुल ब्रांड है। कैसे आखिरकार? इसके पीछे का राज होगा कुछ? जिस वक्त मेरी मदर ने स्टार्ट किया था, उस वक्त हर्बल कॉस्मेटिक्स का बिल्कुल शौक़ नहीं था लोगों को। वो एक बड़ी बोरिंग चीज़ समझी जाती थी। वो समझा जाता था कि वो दादी जान मेरे किचन में वो हल्दी बना रही हैं, लेकिन वो तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। लड़कियों को ज़्यादा शौक़ था कि वो कॉस्मेटिक्स अपने ख़रीदें, फैंसी चीज़ें ख़रीदें, और जहाँ तक हर्ब्स था वो नानी माँ के नुस्खे थे। वो ऐसी चीज़ थी जो अलग घर में थी, जो दादी जान अपने किचन में बना रही हैं, मुंह पर लगा रही हैं, मलाई लगा रही हैं। तो मेरी मदर ने उसमें वो देखा, उनने फ्यूचर एंटिसिपेट किया। एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है कि आप आज ही ना समझ पाएँ, आप आगे समझ पाएँ। और सर, आपसे सवाल सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, आपने हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, सक्सेसफुल हुए हैं, और बहुत ही पेचीदा होता है, मुश्किल होता है हेल्थ केयर सेक्टर। तो यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं हेल्थ केयर सेक्टर में अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, या जो भी हमें देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देखेंगे, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। I would just say, first of all, on your point, I'm actually one of the founding member of the company called the Man Company, and that company built up the Men Cosmetics in 2015. The team actually came to me. They were early thinking about doing this, men's specific serums, beard oil, shampoos, and all the investors said, यार इंडिया में वुमेन कॉस्मेटिक बिकता है, men तो कौन करेगा, मतलब ये कैटेगरी सोचना ही मतलब एक गुनाह है। And we took that punt. We built that business. Imami loved it so much. We sold the business to Imami in 21, and then the final transaction concluded last year. I'm also a friend to folks like Varun at Mamaearth and to Mohit Yadav at Minimalist. All of these guys have actually
taken the route of building something which was never there. So building a category is tough. आज आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बताइएगा बच्चों को कि आपने आखिरकार एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू की, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट सर्विस, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी लोग जो हैं जाते हैं और बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा उस ग्लैमर से, उस इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सभी इंडस्ट्री के बारे में आज आपसे सीख ली जा सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप पे तो ली ही जा सकती है। स्टार बाय डेफिनेशन, बाय एस्ट्रोनॉमीज डेफिनेशन, एक ऐसी चीज़ होती है जो अपनी ऊर्जा से चलती है, जिसको किसी और ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान है, उसको स्टार कहते हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो भी अपनी ही ऊर्जा से चलता है, उसको किसी और ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जो फिल्म में स्टार्स होते हैं, उनको अपनी ऊर्जा से ही वो चलते हैं और अपनी ऊर्जा के दम पे फिल्में चला सकते हैं। उसी तरह से पॉलिटिक्स में जो स्टार्स होते हैं, उनको स्टार प्रचारक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपनी ऊर्जा से चलते हैं और अपनी ऊर्जा की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसकी वजह से लोग उनके आसपास आते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप रहो, हमेशा स्टार बनने की कोशिश करो कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहो। Now moving ahead to a topic shaping the future of our nation, higher education and future skills. तनु मैम, कैसे पढ़ाई हो, हायर एजुकेशन की बात है, खासकर जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो वर्दी पहने, अगर वर्दी ना पहने तो उससे कुछ ऊपर बने। तो ये सफ़र कैसे तय हो, क्योंकि आज जहाँ युवा पीढ़ी मोबाइल पर है, सोशल मीडिया पर है, उनमें से 10 में से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से भी 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो इस आपाधापी में, इस भागदौड़ में अचीवमेंट, लक्ष्य कहाँ है, उसे कैसे पाएं? प्रणाम। आपको भी। सभी को मेरा नमस्ते। तो आपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, एक क्वेश्चन की आड़ में कई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो सबसे पहले कि माँ बाप का लक्ष्य होता है सिविल सर्विसेज को करवाना बच्चे को, तो मेरा मानना ये है कि माँ बाप का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को स्वयं सिविल सर्विसेज में आना है तो सिर्फ तभी उसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहिए जब वो उसका खुद की महत्वाकांक्षा हो, खुद का लक्ष्य हो। क्योंकि किसी और के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो वो थोड़ी नकली मेहनत होती है, असली मेहनत नहीं होती। किताब के नीचे मोबाइल छुपा रहता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो दूसरा आपका सवाल था कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये बात सत्य है। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, घर के बड़ों को देख लीजिए, वो इतना ज़्यादा समय फ़ोन पे बिता रहे हैं, तो बच्चों की गलती नहीं है। इसमें हमें 2 काम करने होंगे। एक तो उन्हें उस तरीके का लक्ष्य की तरफ लेके जाना होगा एज सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी तो बताती है कौन सा लक्ष्य बढ़िया है, बिल्कुल। उसी की तो जब बताते हैं कि इसकी इज्जत हो रही है तो उसी तरफ बच्चा आगे बढ़ने लगता है। तो हमें एज ए सोसाइटी ऐसे लक्ष्य उन्हें देने पड़ेंगे जो फ़ोन से हटकर उन्हें पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, फ़ोन पे भी ऐसा कंटेंट आना होगा, प्रमोट करना होगा जो अच्छा हो। इस दौड़ में लोग एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में अपशब्द भी बोल रहे हैं। सरकारी उपक्रम को कैसे आप कोरिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं? क्योंकि आज जब आप यहाँ बैठ रहे हैं और पर्दे के पीछे 4-5 लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, तो आपको भी इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और आपने आज जाना होगा कि चल क्या रहा है मार्केट में। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलूँगा, क्योंकि स्किलिंग को समझना होगा कि स्किलिंग का मतलब क्या होता है। स्किलिंग इज समथिंग लर्निंग बाय डूइंग, जो आप हाथ से करके सीखते हैं। एक हुनर आप अपने आप में पैदा कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो या ना हो, लेकिन एक हुनर है जो कि आप में इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है कि या तो अपना लाइवलीहुड आप डेवलप कर लेते हैं, या नहीं तो आप इस काबिल बन जाते हैं उस स्किल से कि किसी के लिए आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेट बन जाते हैं। कंपनियों को क्या चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए, कैसे युवा चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी स्किल बिक रही है, पढ़ाई जा रही है। I usually categorize any skills into 3 larger brackets. One is a hard skill. Hard skill mein the largest talking point or the, I said, a talk of the town is technology skills, digital skills, wherein you can categorize them into, financial literacy, mobile application literacy, digital literacy, AI, ML, programming, coding, cyber security, whatever you term that. That's one part.
Now that part of the technology is what this ecosystem can give you, the education ecosystem to a certain level. There is one skill which has become a prerogative for industries because एक तरफ automation हो रहा है, एक तरफ robotics आ रहा है, जो machines आज industries चला रहे हैं, और वहीं पर what is more important is the second set of a skill set, which is cognitive and thinking skills. AI ने इतनी नौकरियां छीन ली, चुनौती तो है, हम पढ़ाएंगे, डिग्री देंगे, उसमें स्किल का भी एक तड़का लगेगा, लेकिन साथ में AI जो है, उसका जो पुट है, उसमें कुछ पॉजिटिव करना है. ये कितना मुश्किल है, कितनी बड़ी चुनौती है, और आज की जनरेशन को देखकर लगता है कि इसे पार पा जाएंगे. कितना आसान, कितना मुश्किल होगा. तो AI से तो हम अछूते नहीं रह सकते, और अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एज ए कंट्री हम पिछड़ जाएंगे. तो हमको उसको अडॉप्ट करना ही है. अगर आज आपको चश्मा बनवाना है, आप किसी एक शोरूम में चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है दैट इज कम्प्लीटली डिजिटल. सो जो कुछ जॉब्स हैं, मैं थोड़ा सा बिल्कुल कि कुछ, मैं बेंगलोर से आता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो जो बेसिक कोडिंग की जॉब्स हैं दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय AI, राइट. क्योंकि आज गूगल के CEO बोल रहे हैं कि करीबन 30 से 35% जो कोडिंग है वो AI से हो रही है. लेकिन हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये कि इंडिया इज़ द यूज केस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का AI रेडीनेस इंडेक्स आया था, उस पर हम नंबर 3 हैं. तो हमारे पास युवा हैं, युवा जो हैं एडेप्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, खुद से वो लर्न करना चाह रहे हैं. तो हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं. So now we begin our exclusive moderated session on governance and leadership. हम उत्तर प्रदेश की बात करें, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है. यहाँ पर अगर बच्चे हमारे जैसे कि आज भी संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा से ये सब आए हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये सभी बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं और आगे जो हैं बिजनेस करना चाहते हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है और सरकार में कई ऐसी स्कीम्स जो हैं, हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आने वाले समय में कितना आसान होगा अगर वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. धन्यवाद आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए. ये जो दौर है, उत्तर प्रदेश एक तो ग्रीनफील्ड स्टेट के तौर पर हम जानते हैं, जहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि 24-25 करोड़ की आबादी है और इस आबादी के लिए जितनी आवश्यकता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, वो बहुत है. Alright, so now comes one of the most awaited sessions of the day, AI, technology and digital transformation. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो XR है, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये कैसे स्टूडेंट्स की कर रही है मदद, इसके बारे में ज़रा बताइए, और आप क्या कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए, ये भी बताइए. सबसे पहला ये आपको जानना चाहिए कि AI हमारे साथ बहुत टाइम पहले से ही है, जिसको हम लोग रिकमेंडेशन इंजन बोलते थे आज से मे बी अ डिकेड और 2 अगो. नेटफ्लिक्स सबको यूज़ करता है, बहुत सारे रिकमेंडेशन इंजन्स हम लोग वाकिफ़ हैं मशीन लर्निंग के थ्रू. कट टू 2026, वो रिकमेंडेशन इंजन आज की डेट में इंटरनेट डेटा पे लिखा गया है NLP के थ्रू, और आप उसमें यू कैन आस्क ए क्वेश्चन एंड इट कैन रिस्पॉन्ड. नाउ ये तो बहुत ही शैलो लेवल पे ये हो रहा है. स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप इसको अपने लाइकेबल डोमेन के अंदर कैसे यूज़ करोगे. जो हम AI नई नई तकनीक की बातचीत कर रहे हैं, उसको हमें बताइए कि ये जो टाइम चल रहा है, तो फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए, अगर फ्यूचर रेडी इन स्टूडेंट्स को बनाना है, तो कौन कौन से स्किल पे इन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. जी अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, पहले हमारी ये माइंडसेट होना चाहिए कि सुंदर पिचाई 100 हमारे भारत से निकलें, जो गूगल में ना सिर्फ काम करें, गूगल जैसी कंपनियां बनाएं. फर्स्ट इज़ दिस माइंडसेट विच वी वांट इन यंग स्टूडेंट्स विच आर आउट देयर, दैट दे बिल्ड ग्लोबल कंपनीज. नाउ कमिंग टू दैट, रैदर देन जस्ट एजुकेशन, आई विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री फर्स्ट. ह्यूमन काइंड में पिछले 300-400 सालों में कुछ ही सिलेक्टिव इनोवेशंस हुए हैं जिससे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आई है ह्यूमन काइंड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, जब मैकेनिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ब्रिटेन जैसे छोटे से देश ने पूरे वर्ल्ड पे अपना दबदबा बनाया. फिर अमेरिका ने विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सर्विस इंडस्ट्री, दे रूल्ड द वर्ल्ड. नाउ AI इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग. तो एक बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हम AI फिर क्या है. बेसिकली नाउ कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस.
तो हम सिंथेटिक ब्रेन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका एप्लीकेशन हर इंडस्ट्री में है। ये जो नई जनरेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे नए युवाओं के लिए तकनीक, राजनीति और उद्यमिता अगर तीनों को मिलाएं तो कौन कौन से अवसर होंगे पैदा, और ये स्टूडेंट्स जो युवा हैं वो क्या करें कि कुछ नया लेकर आएं? छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी सर, आपके माइंड में उनका बिजनेस या उनकी कंपनी बाद में आई, पहले उनका फेस, उनका ट्रस्ट और उनकी वैल्यूज़ आपके माइंड में आई। तो ठीक है, हम अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की एक पर्सनल फेस वैल्यू या फिर ट्रस्ट होना चाहिए। कि भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में स्किल डेवलपमेंट की बातचीत हो रही है, इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से आप लोगों को कैसे तैयार कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एआई जीवन के हर पहलू में इसकी ज़रूरत होने वाली है, और क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल से हैं और एआई जो है ज़्यादातर आईटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हमारा एआई का जो यूसेज है बेसिकली टू इंटीग्रेट एआई इनटू आवर स्किलिंग करिकुलम एंड द स्किल वी आर इम्पार्टिंग, जिसपे प्रोडक्ट डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, सर्विसिंग है, और अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट जो सर्कुलरिटी है एक बहुत बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है। जो तकनीकी शिक्षा है उसको उपलब्ध कराते हैं छात्रों को, तो ये कैसे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? वो हमेशा हम लोगों को सिखाया गया है, कुछ लोग हिंदी वाले इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तमिल वाले हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो ये है कि अलग अलग भाषाओं में रहेगा तो हमारे छात्र स्टूडेंट जो भी सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ज़रा बताइए। So typically, when I started Guvi, I had two problems. One is I want my juniors to learn technology. For learning technology, it is always in English, but I am from a tier 2 village where a lot of people don't know English. They know Tamil, but they are very brilliant. Okay, so that is where I thought, okay, why not we teach in Tamil? Okay, that is how it started. Now going back to the previous question, the reason for using Instagram and not others is because it is not given in the mode which you want. Okay, so one of the government officials I was sitting, like, I was giving a course for 3 hours. He said, without 40 hours, we will not accept the course. And because of that, the guy who was taking the session, video session, he was talking for 40 hours. And the guy, the videographer slept. Okay, so till that level. So if you are rewarding the guy for number of hours he teaches, then he will teach boring things for 40 hours. थैंक यू एवरीवन। आज का यह आयोजन केवल संवाद नहीं बल्कि विचारों और संभावनाओं का संगम रहा। With immense gratitude, I, Shubhangi Saxena, Assistant Professor, Sanskrit University, conclude this Business and Leadership Conclave 2.0। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much.